व्यसन पथ के द्वारा अब हम ऐसे रास्ते पे चलेंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। हमारा लक्ष्य आपके साथ मिलकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसीलिए हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप 50 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए आप हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियोस को देखें। एक एक वीडियो चुन चुन के लाया जाएगा, वो सारे ऑब्जेक्टिव, सारे बुक, जिसके माध्यम से आपका जो डर है कि किसी तरह से मेरा ऑब्जेक्टिव ना छूट जाए, उन सारे डरों को हम दूर करेंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं शशि सर एजुकेशन पथ के इस प्लेटफॉर्म पर, यानी हमारे चैनल का नाम एजुकेशन पथ, और हम आपके साथ ऑब्जेक्टिव की एक सीरीज के साथ उपस्थित हुए हैं। ये ऑब्जेक्टिव की सीरीज है आज जो इकोनॉमिक्स की होने वाली है, जिसमें 2011 से 24 तक के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो आइए मिलकर के इसका रिवीजन करते हैं एक बार बहुत अच्छे से। इन सब प्रश्नों को आप पढ़ लेंगे तो उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में आपको इससे बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। तो चलिए साथ में मिलकर इसे सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? तो सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2, 4, 6 या 8। ऑप्शन आपके पास 4 है। तो इन चारों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है ये आपको चूज करना है। आप अपने माइंड में रिमाइंड की, यदि आपने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे डायरेक्ट आंसर का इंतजार किया कीजिए। तो इसका आंसर है 2। जी हाँ, 2 है। एक सरकारी और दूसरा गैर सरकारी, दोनों स्तर पे सेवाएं चलती हैं, हमारे यहाँ संचालित की जाती हैं। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी कहिए कि आर्थिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र को 3 भागों में बांट कर देखा जाता है। ठीक है, तो 3 भागों में इसमें से द्वितीय क्षेत्र कौन सा है? द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है किसे? क्या सेवा को, उद्योग को, कृषि को, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन ये आपका काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2015 में अलग अलग सेट में पूछा गया है, फिर 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस आधार में ध्यान रखेंगे कि उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा गया। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? यानी कहा जा रहा है कि ये विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब आर्थिक दृष्टि से भारतवर्ष को कितने भागों में बांट कर देखेंगे कि इस क्षेत्र का आर्थिक स्थिति, उस क्षेत्र का आर्थिक स्थिति, ऐसे ऐसे पूरे भारतवर्ष को डिवीजन करके आर्थिक स्वरूप में देखना ही विशेष आर्थिक क्षेत्र का मतलब कहिए कि मापदंड है। मतलब हम कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष को कितने जोन में, आर्थिक क्षेत्रों में हम लोग बांट करके देखते हैं। 10, 7, 15 या 5। आपका आंसर क्या होगा ये मैं बताने वाला हूँ, आप अपने में इस आंसर को एनालिसिस कर लेंगे। इसका आंसर है 7। भारत में नीति आयोग, जी हाँ, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग क्या है? एक योजना बनाने वाली संस्था है कि जो सरकार चलेगी वो 5 साल, अगले 5 साल किस तरह से समाज में लोगों के लिए कार्य करेगी। तो उसका नीति निर्माण के लिए एक संस्था है नीति आयोग। इसका पुराना नाम था योजना आयोग। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट में इसका नाम बदल नीति आयोग किया। कुछ चेंजेस भी हुए, कुछ पहले से और बेहतर सुधार भी हुए इस संस्था के कार्यशैली में, कार्य करने के तरीके में। तो चलिए हम जानते हैं कि इसकी स्थापना कब? 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2014 या 1 जनवरी 2005। तो आप एनालिसिस कीजिए कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि इसका आंसर है 1 जनवरी 2015। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब कि जहाँ प्राइवेट सेक्टर भी है और सरकारी भी है। यानी जैसे हमारे देश में एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि जैसे टेलीकॉम सेक्टर है, यानी सिम नेटवर्क, तो ये नेटवर्क प्रोवाइडर सरकार भी है, जैसे BSNL कंपनी सरकार की भी है और प्राइवेट सेक्टर जियो की भी है। तो यानी जब जिस देश में किसी भी व्यवसाय में, किसी भी कार्य क्षेत्र में जब सरकार द्वारा भी वो चीज चलाई जाए और फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन द्वारा यानी प्राइवेट संस्था द्वारा भी अगर वो चीज चलाई जा रही हो, तो दोनों मिलकर चला रहा है,
बस आर्थिक ही अपना अपना चला रहे हैं। तो दोनों जब चलाएंगे तो ऐसी व्यवस्था को मिश्रित, यहाँ प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलकर के अलग अलग सेक्टर को ऑपरेट करें, दोनों मिलकर चलाते हैं अपना अपना अलग अलग। तो ऐसा कहाँ है? अमेरिका में है, चीन में है, भारत में है, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारे यहाँ नहीं है। जी हाँ, भारत में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये वर्ड याद रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। उस पूरी अर्थव्यवस्था को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहता है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय ऑब्लिक में क्या हुआ है, प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, वह देश क्या कहलाता है? यानी पर कैपिटल इनकम, पहले तो नेशनल इनकम कहिए, और यहाँ पे पर मतलब हर एक व्यक्ति की आय, यानी एक पर्सनल मेरी इस तरह से औसतन निकाली जाती है, थोड़ा औसत के तरीके से निकाल करके प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। जब हम कुल आय यानी देश की पूरी आय यानी राष्ट्रीय आय में डिवाइड करते हैं देश की पूरी पॉपुलेशन से, तो निकल कर आती है प्रति व्यक्ति आय। तो अगर ये दोनों चीज किसी देश में अच्छी स्थिति में, कहा जा रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय या कहिए कि प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, वह देश क्या कहलाएगा? अविकसित कहलाएगा, विकसित कहलाएगा, अर्धविकसित कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते होंगे कि जब आर्थिक उन्नति यानी आर्थिक रूप से आप बहुत मजबूत है, तो आप विकसित है। क्या है? विकसित है। एग्जाम्पल में अमेरिका। कौन बीमारू राज्य नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है ना? अगर बीमारू राज्य पूछा जाता है कौन, तो लोग बिहार ही मार देते हैं, और बिहार उसका आंसर भी होता है। तो ऐसे बीमारू राज्य कहने का तात्पर्य बहुत एक टफ वर्ड है, बीमारू बहुत असम्मानजनक शब्द है, मगर चलिए जो है तो हमें उसको डिस्कस करना ही है। तो आर्थिक रूप से पिछड़ापन आप कह सकते हैं। आर्थिक रूप से किसका स्थिति मतलब बेस्ट है? बीमारू राज्य नहीं होने का मतलब बेस्ट कौन है? तो बिहार की स्थिति काफी दयनीय है, महाराष्ट्र की थोड़ी ठीक है मगर ये भी दयनीय है, उड़ीसा भी थोड़ी दयनीय स्थिति में, कर्नाटक जो है बेंगलुरु, वो आर्थिक रूप से काफी मजबूत है, क्योंकि वहां पे आईटी हब है, टेक्नोलॉजी के हब्स है, ठीक है। कहा जा रहा है कि अगला कि निम्न, अब ठीक उसी के अपोजिट प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन बीमारू राज्य, तो बीमारू राज्य कौन है? क्या इनमें से सभी है? उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, या बिहार है? तो ज्यादा दयनीय स्थिति बिहार की है। इसीलिए योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? यानी योजना आयोग को भंग करके यानी योजना आयोग को निरस्त करके कौन सा आयोग का गठन हुआ, कौन सा विभाग बना? तो वो बना, क्या नीति आयोग बना, क्या वो वित्त आयोग बना, क्या वो राज्य वित्त आयोग बना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो है नीति आयोग। पिछले क्वेश्चन में हमने इस पर डिस्कस भी किया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, का गठन कब हुआ? तो ये प्रश्न है कि नेशनल लेवल पर एक परिषद का गठन हो जो नेशनल लेवल पे योजनाएं या कार्यों को पूर्ण करे। तो इसका गठन कब हुआ? 1950, 51, 52, या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय, आप बताइए, कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो है वो डेट वाइज जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आजकल आंकड़ों के तौर पे पूछ लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए डेट पर ही फोकस करना है। तो चलिए हम इसका आंसर की ओर देख लेते हैं। इसका आंसर है 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952। निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? चलिए भाई, ये तो बहुत दुख की बात है कि क्वेश्चन में फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है। दुख की बात है कि हम जब चर्चा कर रहे हैं और बिहार के स्टूडेंट होने के नाते ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है। चलिए, अब तो बात है जब है तो है, ठीक है। तो पिछड़ी स्थिति बिहार की है। आगे चलिए, अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य है? पुनः वही क्वेश्चन है, तो बिहार इज द राइट आंसर। और चलिए, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? यानी सोशल, सबको लेके चलने वाले
अर्थव्यवस्था में किस चीज पे बल दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता पे, उत्पादन कुशलता पे, अधिकतम लाभ अर्जित करने पे, या लोक कल्याण पे यानी जनता के कल्याण पे। तो ये सुनिश्चित कर देना होगा कि जब समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो समाज के कल्याण पे बल दे, तो लोक कल्याण ही हो। लोक कल्याण यानी वह अर्थव्यवस्था यानी वह देश जो केवल समाजवादी विचारधारा का जो पोषक होगा वो लोक कल्याण पर आधारित होगा। जैसे ही समाजवादी अर्थव्यवस्था आ जाए तो जन कल्याण यानी लोक कल्याण इज द बेस्ट आंसर। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या वो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है? प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो कौन थे? क्या वो मोरारजी देसाई थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और प्रधानमंत्री थे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, यह इसका काम होता था पंचवर्षीय योजना बनाना। यानी सरकार के लिए, जो सरकार जीत के आएगी उसके लिए 5 वर्ष की योजना बना, कार्य कैसे सरकार करेगी, किन किन क्षेत्रों में कैसे निवेश करेगी, आय करेगी, इसके लिए योजना आयोग योजना बनाती थी। इसका नाम बाद में बदल के किया गया नीति आयोग, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो जब प्रथम अध्यक्ष की बात की जा रही है तो प्रथम प्रधानमंत्री होंगे। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यदि आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है, तो अभी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? हमारे अभी करंट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए ठीक है। कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति मतलब होता है हरियाली से संबंधित यानी कृषि से संबंधित। तो आपने यदि पढ़ा होगा तो ध्यान होगा आपको कि कृषि जो है वो हमारे प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, तो इसीलिए इसका जवाब प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान या कृषि प्रधान? तो आप इसका एग्जैक्ट आंसर है कि बिहार के अब है तो आप जानते ही हैं कि हम कृषि प्रधान है। कौन से प्रधान है? कृषि प्रधान है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? यानी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी है, क्या यहाँ पूंजीपति लोग ढेर हैं, समाजवादी है, साम्यवादी है या मिश्रित है? तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? तो अर्थव्यवस्था के प्रारूप यदि देखें तो हमारे यहाँ निजी निवेश को भी है और सरकारी निवेश यानी दोनों सेक्टर का समावेश है, यानी दोनों का मिलना का मतलब मिश्रित हो जाना। क्या हो जाना? मिश्रित हो जाना। इसलिए 17 का जवाब ही मिश्रित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? यानी प्राथमिक क्षेत्र में हम क्या करते हैं? क्या कृषि करते हैं, हम खनन करते हैं, पशुपालन करते हैं या इनमें से सभी? तो आपको याद हो तो क्लियर हुई, ये आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये तीनों कार्य हम करते ही करते हैं। 2011 की जनगणना हर एक 10 वर्ष पे होती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके बाद फिर जनगणना भी हुई नहीं है, तो इसीलिए उसी आंकड़े को याद करते हुए आगे बढ़ेंगे कि जनगणना के साथ भारत की आबादी कितनी है? क्या 90 करोड़ थी, 121 करोड़ थी, 140 करोड़ या 150 करोड़? तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 121 करोड़। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, यानी एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? निजी लाभ, मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण, साधनों का निजी स्वामित्व। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात किया जा रहा है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या लोग निजी अपना लाभ कमाना चाहते हैं। मूल्य तंत्र, यानी मूल्य तंत्र मतलब होता है कि प्राइस को ज्यादा से ज्यादा हाई लेवल पे लेके जाया जाए, या साधनों का निजी स्वामित्व यानी ज्यादा से ज्यादा चीजों पर प्राइवेट हो जाना, या सामाजिक कल्याण। तो समाज और समाज, तो समाज और समाज, सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण। ब्रटलैंड आयोग संबंधित है, सॉरी ब्रटलैंड नहीं है, ब्रंटलैंड है, ब्रंटलैंड
लैंड। तो ब्रंटलैंड आयोग का संबंधित है किस चीज से? समावेशी विकास से, आधारभूत संरचना से, सतत विकास से या आर्थिक विकास से। तो ब्रंटलैंड आयोग जो बनी थी उसका उद्देश्य था सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास, मतलब विकास की प्रक्रिया सभी क्षेत्रों में दिखनी चाहिए, सभी क्षेत्रों में दिखनी चाहिए समान रूप से। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ठीक, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? क्या सेवा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में है, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको यदि याद हो तो आप आंसर बताएं। इसका आंसर होगा कृषि क्षेत्र। जी हाँ, कृषि क्षेत्र ही है प्राथमिक क्षेत्र से संबंध स्थापित है। बिहार के विकास में बिना भारत यानी सॉरी बिहार के विकास के बिना यानी बिहार के डेवलपमेंट के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किनका कहना था? यानी किन्होंने कहा था कि बिहार का विकास कीजिए तभी पूरे देश का विकास संभव है। ठीक है, क्या ये राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, महबूब उल हक जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी का? यानी किनका कथन है? तो ये कथन था एपीजे अब्दुल कलाम जी का कि भाई बिहार के बिना देश का विकास संभव नहीं है, यानी बिहार को भी मुख्य धारा में लाना होगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? यानी आर्थिक विकास के क्षेत्र में क्या कृषि तीसरे पायदान पे आता है, उद्योग, विनिर्माण या सेवा? तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो है सेवा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो उस समय हमने पढ़ा था ये नीति आयोग के बारे में, अब हम पढ़ लेंगे योजना आयोग के बारे में। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 15 अप्रैल 1950 या 15 अप्रैल 1951? तो आपको यदि इस चीज का आंसर है तो ठीक है, नहीं तो चलिए हम एग्जैक्ट आंसर की ओर चलते हैं। इसका आंसर है 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 इज द राइट आंसर की योजना आयोग का गठन। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के प्रथम अध्यक्ष थे। कहा जा रहा है कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना हुई थी जिसमें बोला गया कि हमें कृषि का विकास पर फोकस करना है? क्या ये पहली पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी थी, तीसरी या पांचवी? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि का विकास करना था? तो ये था पहले, क्योंकि उस समय हम लोग कृषि प्रधान थे तो हमने कृषि को ही प्राथमिकता दी थी। मानव विकास रिपोर्ट यानी मानव का डेवलपमेंट संबंधित रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर WTO, WHO, UNDP, ILO, तो ये अलग अलग संस्थाएं हैं। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? कि मानव से डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ, विकास से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, तो मानव विकास रिपोर्ट जो जारी करती है वो UNDP करती है, क्योंकि WTO ट्रेड यानी व्यापार से संबंधित है, WHO HH यानी हेल्थ से संबंधित है, ILO LL लेबर से संबंधित है। तो बाकी बच गया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो UNDP में डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना, यानी एक तरह से कहिए कि डेवलपमेंट से संबंध जुड़ा हुआ ये संस्था होती है, डेवलपमेंट के आंकड़े को जारी कर, इसीलिए मानव विकास के रिपोर्ट को जारी UNDP करती है। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? ठीक है, तो क्वेश्चन तो काफी बेस्ट लेवल का अच्छा है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट
किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, कहा जा रहा है अगला प्रश्न कि किस आयोग या कमिटी ने सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको हम लोग कहते हैं, सर्वांगीण विकास जिसको हिंदी में भी कहते हैं, तो सतत पोषणीय विकास ये फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचरिस्टिक मतलब कहने का मतलब है कि हमारा भविष्य है, कि हम जैसे पानी को सेव करें, पॉवर्टी पर यानी गरीबी पर ध्यान दें, शिक्षा पर ध्यान दें, ऐसे ऐसे करके 17 गोल्स हैं सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत। तो कहा जा रहा है कि अवधारणा प्रस्तुत किसने की, ये विचार लाया कैसे किसने की सभी सर्वांगीण सब चीज का, बिना किसी को चीज को नुकसान पहुंचाए हुए हमें सभी चीज को बेहतर से बेहतर स्थिति में ले जाना है, यही है सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य। ठीक है, तो ये आयोग, किस आयोग ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, यानी विचार किसने प्रस्तुत किया, ये विचार किनका था? तो ये किस आयोग का था? क्या ये ब्रंटलैंड का था, ब्रेटन वुड्स कमेटी का था, साइमन आयोग का था या जेनेवा आयोग का था? तो ये था ब्रुंटलैंड आयोग का था। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जिन्हें पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था, तो ये कब किया था? मई 2000, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में या अगस्त 2005 में? तो कब किया था? आपको यदि याद है तो ठीक, नहीं तो यहाँ इसका आंसर है अप्रैल 2002 में। अप्रैल 2002 में मानव विकास का पहला रिपोर्ट भारत में, इसको ध्यान रखना है कि पहला। ठीक है, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? यानी किसी भी देश की अगर गरीबी को मापना है, अमीरी को मापना है, किसी क्षेत्र का मापना है, तो कैलोरी खपत, कैलोरी मतलब दिन भर के भोजन से या भोजन से मिलने वाली ऊर्जा, उस व्यक्ति को अगर अच्छी खासी ऊर्जा मिल जाती है यानी वो अच्छी स्थिति में है। अगर अच्छी स्थिति में उसको कैलोरी नहीं मिलती है तो यानी वो उसकी आर्थिक स्थिति दरिद्र है। तो कैलोरी के माध्यम से गरीबी और अमीरी को मापा जाता है। ठीक है, कि उसको क्वालिटी वाला भोजन मिलता है या नहीं है, इस लेवल पे। तो क्या ये तेंदुलकर समिति, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या नीति आयोग, चारों संस्थाएं हैं। इसमें योजना आयोग ने माना था कि ये मापदंड ज्यादा बेटर रहेगा, कि कैलोरी मापदंड के आधार पर हम क्या करेंगे, तय करेंगे कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। अगला प्रश्न, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, यानी ये लीड रोल में थे, किस चीज का गठन था? एक तरह से किस संगठन या समिति या आयोग, किस चीज का गठन किया गया था? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, मानव विकास सूचकांक, राष्ट्रीय आय समिति या योजना आयोग? किसका गठन किया गया था? तो ये गठन किया गया था राष्ट्रीय आय समिति का। ठीक है, खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है, यानी खनन किस सेक्टर में? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, जैसे इस तरह से नहीं पूछा गया। यहाँ पूछा गया कि खनन किससे रिलेट होता है, किस क्षेत्र में शामिल होता है? कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में? तो यहाँ कृषि से मतलब है प्राथमिक क्षेत्र, कृषि से मतलब है प्राथमिक क्षेत्र। तो हमने इससे पूर्व के प्रश्न में पढ़ा था कि खनन रिलेट होता है किससे? कृषि क्षेत्र अर्थात प्राथमिक क्षेत्र से। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों को में प्रमुख है, यानी कौन सा कार्य ग्रामीण क्षेत्र में? तो ग्रामीण में क्या ज्यादा होगा? प्राथमिक कार्य होगा, द्वितीय कार्य होगा, तृतीय, या इनमें से कोई नहीं? तो जी हाँ, इसका आंसर है 1 नंबर प्राथमिक में। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस सब पर फोकस करेंगे कि ये प्रश्न भूलना नहीं इन सब प्रश्नों को,
क्योंकि यह प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्न है, तो इसको मोस्टली रिवीजन करते हुए चलेंगे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, ठीक है। क्या ये 1996 से 2000 तक चली, क्या ये 2002 से 2007 तक चली, 2007 से 12 तक चली, या 12 से 2017 तक चली, ठीक है। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का कालक्रम था 2007 से लेकर 12, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखा गया है, गैस और बिजली का संबंध किस उत्पादन क्षेत्र से है। क्या गैस और बिजली प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, सुना है आपने, क्या ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या तृतीय, या इनमें से कोई नहीं। तो गैस और बिजली का संबंध औद्योगिक क्षेत्र से है, इसीलिए इसको, मतलब औद्योगिक से रिलेटेड है, इसीलिए इसको द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। हमारा ये क्वेश्चन 2024 का है, इस पर ध्यान देंगे। क्या है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा कहलाता है, यानी आर्थिक विकास की कौन सी प्रक्रिया है जिससे सभी वर्ग का जीवन ऊंचा कहलाता है। तो सभी वर्ग का जीवन किस चीज से बेहतर कहलाएगा, यानी ऐसे कौन सी गतिविधि है जिससे कि सबका जीवन ऊंचा कहलाएगा। क्या सतत विकास, आर्थिक विकास, समावेशी विकास, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है समावेशी विकास। समावेशी विकास जब होगा तो वह प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक विकास समाज के सभी वर्ग का, समाज के सभी वर्ग, यानी वर्ग मतलब 3 वर्ग ही तो हम लोग पढ़ते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो सतत विकास नहीं है, आर्थिक विकास नहीं है, समावेशी विकास सही उत्तर है इसका। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज ट्विस्ट किया गया कि किसने तैयार की, किसने, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट क्या योजना आयोग ने तैयार की, तैयार की किसने, मानव विकास से संबंधित है, 2024 का प्रश्न भी है। राष्ट्रीय विकास परिषद, विश्व बैंक, या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। तो ये किया गया था योजना आयोग के द्वारा। तो ये हमारे सेट का ये आखिरी क्वेश्चन था। इसी के साथ इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक समाप्त होता है। आशा है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपसे हमारा रिक्वेस्ट भी रहेगा कि आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आप इससे रिवीजन और लाभ उठा रहे हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। एक अच्छा दोस्त वही है जो अपने दोस्त को पढ़ने में मदद देता है, साथ देता है। तो और वैसे भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने में किसी का कोई पैसा जाना नहीं है, तो आपके माध्यम से हमें भी आत्मविश्वास मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद।